हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम क्लास 12th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 से 3 तक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को करेंगे। गाइस, यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन के साथ में आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, ये बताते हुए चलेंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप उसे आसानी से उसका जवाब दे सकें। गाइस, अगर इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्लास होने के 2-3 घंटे बाद आपको टेलीग्राम पर इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहाँ पे टेलीग्राम पर ही हम आपको जल्द ही पूरे एनसीईआरटी के सलूशन और फाइनल शार्ट रिवीजन नोट्स देने वाले हैं। तो गाइस, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके चले जाइए प्लेलिस्ट में, जहाँ पर आपको आपके क्लास से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर पड़ी हुई हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आप सभी को देख लीजिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है आपका कि निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा क्या है। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख डालिए, ताकि जितना आप लिखोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका उतनी ही अच्छी तैयारी होगी। अगर आपके हाथ में पेन पेपर है तो अपने पेन पेपर पे 1-2 बार लिख डालिए, ताकि मेरे साथ आप लोग लिखते चलोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी और ये प्रश्न हमेशा के लिए नहीं भूलेगा आपको। अगर नहीं पेन पेपर है तो जिस प्रकार से आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हो उसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। गाइस देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का हम एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको निर्वात की वैद्युतशीलता की बीमा नहीं आ रही है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, वो भी कम से कम समय में। देखिए गाइस, होता क्या है, आप जानते हो F इज इक्वल टू कूलाम के नियम से, मैं अभी सही आंसर नहीं बता रहा हूँ। F इज इक्वल टू कूलाम के नियम से क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम के नियम से। इसको हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए क्या इसको लिख रहे हैं। इस एप्सिलॉन नॉट की आपको बीमा पूछा है, इस एप्सिलॉन नॉट को, तो इस एप्सिलॉन नॉट को उठाकर यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान 4 पाई एफ, ये हो जाएगा। इस एफ को यहाँ पर ले जा रहे हैं और इस एप्सिलॉन नॉट को उठाकर यहाँ पर ले जा रहे हैं, और ये देखिए Q1 होगा, Q2 होगा अपान आर स्क्वायर, ऐसे कि ऐसे ही रहेंगे। अब देखिए ऑप्शन को, देखिए यहाँ पर यम क्या है आपका, सिंगल है, यहाँ पर यम क्या है, सिंगल है, यहाँ पर यम इनवर्स है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हम सीधे सीधे बता देंगे। और वैसे जिसको आ रहा होगा बीमा, आप आसानी से इसका बीमा लिख दिए होंगे, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको कूलाम का बीमा नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को कूलाम की बीमा नहीं आती है, तो आप लोग क्या करोगे, आपको तो एफ की बीमा तो आएगी। हर एक स्टूडेंट जो फिजिक्स पढ़ता है उसके खून में एफ की बीमा मतलब बल की बीमा आ जाती है। क्या होती है बल की बीमा? बल की बीमा होती है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ क्या होती है बल की बीमा। एफ की बीमा होती है ML_T-2। अब सोचिए जरा, ये यफ नीचे है, इस यफ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यम इनवर्स ही होगा ना। तो आप सीधे इन सभी चीज़ों को सीधे काट कर आप सीधे इसको सही जवाब लगा सकते हो। तो सेकेंड आंसर इसका यहाँ पर सही जवाब होगा M इनवर्स L-3 T⁴A²। इस तरह से हम आपको हर एक क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच के साथ में बताएंगे, ताकि सभी क्वेश्चन आपके आज के लेक्चर के तैयार हो जाए। और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब करिए और साथ में ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, ताकि आपको काफ़ी दिन तक याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है आपकी, वैद्युतशीलता का मात्रक बताइए। यहाँ पर वैद्युतशीलता का मात्रक आपसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे वैद्युतशीलता का मात्रक? आपको मैं बताया था अभी, F इज इक्वल टू, मैं अभी बताया था आपसे कि, एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू मैंने अभी बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है, इसको इस तरह से अभी लिखे थे हम लोग 4 पाई F Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें तो यह आपका कांस्टेंट है 4 पाई, और इसमें बीमा लिखना है तो ये F का और ये Q1 Q2 का और आर स्क्वायर का। F का बीमा क्या होता है आपको मालूम है, न्यूटन होता है, ठीक है। आर स्क्वायर के बीमा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर क्या होगा Q1 Q2 मतलब कूलाम,
कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आसानी से बीमा लिख सकते हो क्या कि कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह आप आसानी से बीमा लिख सकते हो। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आप अगर पहली बार आ रहे हो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसका सही जवाब यहाँ लिख डालिए, वैद्युतशीलता इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे आप लोग चैटिंग करते हो अपने दोस्तों से, उसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में 4-5 बार लिख डालिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ लिखने से, प्रैक्टिस करने से याद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की मात्रक लिखिए। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है यह, वैद्युत क्षेत्र की मात्रक लिखिए, और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। देखिए कैसे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की मात्रक। आपको मालूम होगा वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू, ये तो होता सबको मालूम है। तो आपको मालूम है एफ की विमा क्या होती है, न्यूटन होती है, और क्यू का विमा कूलाम। तो आप आसानी से न्यूटन प्रति कूलाम ऑप्शन नंबर सी पर चले जाएंगे और सी क्वेश्चन का जवाब लगा देंगे। इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चले जाइएगा वहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, यानी लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ कैसा होगा। तो इसका सही जवाब होगा परवलयाकार। इसका सही जवाब क्या होगा, परवलयाकार। एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर अभिलंबवत प्रवेश करता है, इस बात को ध्यान रखना, अभिलंबवत प्रवेश करता तो उसकी गमन पथ परवलयाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश जिसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल होगा, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल होगा, बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, यह आपसे पूछा गया है। बल एफ के, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, या फिर आर स्क्वायर के, या फिर आर क्यूब के, या फिर आर पावर 4 के। तो इसका सही जवाब होगा एफ जो लगता है बल वह 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एक बिंदु आवेश पर जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल लगता है वह बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच लगने वाला बल कैसा होता है, उन दोनों के बीच की दूरी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कितने स्टूडेंट का सही ये क्वेश्चन आ रहा था जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, आप लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। फर्स्ट बार सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा अपने से। आपको कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब आ रहा है ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हमको पूरा क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का जवाब आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। आपको यह मालूम होना चाहिए निकाय की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है, आवेश इंटू उनके बीच की दूरी, आवेश इंटू उनके बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर 2 आवेश रखे गए हैं, कितने कूलाम का, 2 आवेश रखे गए हैं, 2 कूलाम के 2 आवेश रखे गए हैं। तो कितने 2 आवेश रखे गए हैं, 2 कूलाम, मतलब Q का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितना है, 0.04 मीटर है। तो 0.04 मीटर है, तो आपको मालूम है Q इज इक्वल टू, यानी वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है, यानी आवेश और उनके बीच की दूरी। यहाँ पे 2 कूलाम आवेश है और उनकी बीच की दूरी 0.04 मीटर है। इसको आप गुणा करोगे तो क्या होगा आपका 0.08 कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, आपको मालूम होगा, इसे आप लिख सकते हो 8 × 10⁻²। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई और पी वैद्युत आघूर्ण के बीच, द्विध्रुव आघूर्ण के बीच जो बल आघूर्ण टाउ होता है उसका मान होगा। फिर से समझना क्वेश्चन को, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले
द्विआघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण होगा। आपको मालूम होगा टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो आप क्या लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको मालूम है वोल्ट मीटर होता है। वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, समाकलन ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इसका क्या होता है आपको मालूम है, वोल्ट मीटर होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R0 के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R0 के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा कि आपको सर्च करके खोज के लिखना है। मैं क्यों दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अगर आप इनको सर्च करके खोज के कमेंट बॉक्स में लिख लेते हो तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो एज ए आप वर्क आपको जैसे भी खोजना है गूगल करो या फिर अपने बुक में खोजो, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना। क्या, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R0 के अनुक्रमानुपाती होती है। एक बिंदु आवेश के या फिर एक वैद्युत द्विध्रुव के या आपके आवेश के अनंत समतल चादर के या फिर रेखीय आवेशित तार के, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R0 के अनुक्रमानुपाती होती है, इसे आपको खोज कर लिखना है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में याद करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यह क्वेश्चन आपसे कई प्रकार से पूछ सकता है। अगर आप डेरिवेशन पढ़ रहे हो तो ये दोनों डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में जरूर पढ़ना चाहिए। इन दोनों को डेरिवेट कैसे करते हैं, ये दोनों डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई भी डेरिवेशन आता है तो यही दो डेरिवेशन में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा। अब इसमें से इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए क्या होता है। अगर अच्छी स्थिति की बात करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये तो अच्छी स्थिति में होती है r³। ठीक है, अगर निरक्षी स्थिति की बात करें तो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये आपकी निरक्षी स्थिति में होती है। तो अच्छी स्थिति में पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, वैद्युत विभव का मात्रक है। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वैद्युत विभव का मात्रक है। आपको मालूम है वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम। ठीक है, जरा सभी लोग इसका विमा लिखकर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वैद्युत विभव की विमा क्या होती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मान होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। 1.6 × 10⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। ये सही इसका आंसर है और इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनकी प्रारंभिक वेग शून्य हो तो इन कणों में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन की गति वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। क्वेश्चन फिर से समझिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि उनकी प्रारंभिक वेग शून्य हो तो, यानी समान विभवांतर के साथ त्वरित किया जाता है। यदि उनकी प्रारंभिक वेग शून्य हो तो
क्या है, इन कणों में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी या फिर प्रोटॉन की वेग अधिक होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा या फिर प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। कौन सा इसका सही आंसर है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, वैसे मैं इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर पिन कर दूंगा, आपको भी खोज कर बताना है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ कर रखा था और ये क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर किसी ने पूछा भी गया था। ठीक है, ये लास्ट ईयर पूछा भी गया था शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं पिछली साल का BHU BSc का मैं पेपर देख रहा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग खोज कर लिखना और क्यों सही होगा इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना। अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट कर देना, जब मैं क्लासेस लूंगा तो वहाँ पे समझा दूंगा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है। अब देखिए, कोई लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस सीधे कहेंगे निम्नलिखित में से वैद्युत विभव का मात्रक है। ये आंख मूंद कर देखेंगे और सीधे फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे, जबकि एग्जामिनर जो है आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिया रहेगा कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो। आप ये नहीं देखोगे यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं और कौन और भी हो सकते हैं, ये आप ध्यान नहीं दोगे। अब देखना कौन से नहीं है, अगर ये आप नहीं शब्द पढ़ लेते हो तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। तो इसमें कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है, अगर आप जानते हैं वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, आप जानते हो। यह W का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कूलाम होता है। अब देखिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B आपका तो नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर B आपका वोल्टेज या विद्युत विभव का मात्रक होता है। अब आप इस जूल को क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर लिख सकते हो प्रति कूलाम। तो यह आपका ऑप्शन नंबर D भी गलत हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सबको याद होता है कि वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। ऑप्शन नंबर C जो है वैद्युत विभव का मात्रक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर C किसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर C जो होता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है F/Q। ठीक है, F का मतलब न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से विभव प्रवणता राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, टेंसर राशि या उपयुक्त में से सभी है। गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपसे कि R त्रिज्या वाले या फिर A त्रिज्या वाले एक पृथक गोली चालक की धारिता पूछा है। A त्रिज्या वाले पृथक गोली चालक की धारिता आपसे पूछा है। मैं यहाँ पर आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, R या फिर A त्रिज्या वाले पृथक गोली चालक की धारिता क्या होती है। ऑप्शन नंबर B सही होगा, 4πA। A यहाँ पर इसकी क्या है, त्रिज्या है उस गोले की। मान लीजिए आपके पास कोई गोला है इतना बड़ा, इसका आपको धारिता पूछ दे तो आप क्या फार्मूला लगाओगे, 4πε0A। ये आप फार्मूला लगाओगे, क्या, 4πε0A, ये फार्मूला लगाओगे। और कैसे आता है ये ऐसा मैं बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक समझना। आपको मालूम है C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। आपको मालूम यह भी है कि V इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0Q/R। अब इसी का मान यहाँ पर V के स्थान पे रखोगे तो ये Q इस Q से कट जाएगा और C इक्वल टू हो जाएगा 4πε0R। और R मतलब त्रिज्या होती है जो कि यहाँ पर A है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4πε0A इज इक्वल टू C। इसका सही जवाब होगा, यानी A त्रिज्या वाले किसी पृथक्कृत गोली चालक की धारिता क्या होती है, 4πA होती है। ऑप्शन नंबर B सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो 17 पक्का समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन है, एक गोली चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
अभी आप लोग जानते हो कि गोली चालक की धारिता C इक्वल टू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ए इसकी त्रिज्या है और इसी ए को पूछा है, तो ए इज इक्वल टू लिख सकते हो इसको नीचे भेजकर, नीचे भेजो यहाँ पे तो क्या होगा C अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब सीधे सीधे आप यहाँ पर क्या करो, C का मान रख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कर दो, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ आपको। देखिए 1 माइक्रोफैरेड है, तो 1 माइक्रोफैरेड का मतलब 1 × 10⁻⁻⁶ फैरेड, ठीक है। C इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से R का मान निकालोगे जो कि पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा C अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हो आप लोग एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होता है एक मिनट देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या होता है, विमा नहीं, मान क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपका 1/9 × 10⁹ ये होता है। अब यही मान यहाँ पे आप रखोगे, यही मान यहाँ पे रखोगे, ठीक है। कहाँ पे रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 1/9 × 10⁹ रखोगे तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 × 10⁻⁻⁶ × 9 × 10⁹ ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 × 10⁻³ आएगा, तो 9 × 10⁻³ का मतलब 9 किलोमीटर इसका मान होता है। कितना होता है 9 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होगी, तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या है, 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र की 10 वोल्टेज से आवेशित किया जाता है, तो संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा हाफ CV² होता है। क्या होता है हाफ CV²। अब आपको यहाँ पर देखिए C का मान दिया है 100 माइक्रोफैरेड, तो आप इजीली यहाँ पर 100 माइक्रोफैरेड रखोगे C का मान, और V का मान दिया है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट लिखोगे। लेकिन चूंकि माइक्रोफैरेड दिया है तो माइक्रोफैरेड में 10⁻⁻⁶ के गुणा कर दोगे तो फैरेड में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा। देखोगे आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो 5 × 10⁻³ आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसे आप लोग सॉल्व कर देना, हाफ CV² में रख देना C और B का मान। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि वैद्युत विभव का बीमा ज्ञात कीजिए। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में वैद्युत विभव का बीमा लिख डालिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत विभव का बीमा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत द्विध्रुव P है जिसको 90 अंश घुमाने पर कृत कार्य। आपको मालूम है मैं यहाँ पर इसका सलूशन भी दिया हूँ, W इज इक्वल टू क्या होता है P1 - cos θ। ऐसा कि हम PDF में आपको पूरा सलूशन के साथ दिया हूँ, ताकि आप लोगों को जब मैं PDF अपलोड करूँ टेलीग्राम पर तो आप लोग आसानी से लेकर इसे पढ़ सको, और आप आज के बाद, अभी तो कल एग्जाम नहीं है आपकी, जिस भी दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आप रिवीजन कर सको। 1 से 3 चैप्टर तक देने का मतलब यह है कि 1 से 3 चैप्टर तक मुझे जो एग्जाम्पल, जो आपके क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट लगे मैं उसको दिया हूँ, तो उसका सलूशन भी दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए क्या होता है, वर्क क्या होता है P1 - cos θ। अब देखिए cos θ को कितना है 90 डिग्री घुमाना है, 90 अंश घुमाना है, तो cos θ के स्थान पे 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा Pe1 - cos 90, जिसका मान cos 90 का मान 0 होता है, तो Pe हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर C। अगर आप ये चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो खट से इसका सही जवाब लिख दिए होंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्र को पहले समांतर क्रम में बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में इनके धारिताओं का अनुपात होगा। 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्रों को पहले क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है,
तो इनके धारिताओं का अनुपात होगा। देखिए आपको मालूम है समांतर क्रम में जो धारिता होती है किसी भी संधारित्र की C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है, सीधे सीधे आप लिख देते हो। तो समांतर क्रम में इसकी धारिता क्या होगा 3C होगी, ठीक है। और श्रेणी क्रम में इसकी धारिता क्या होगी, मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, आप देखोगे C/3 हो जाएगा, 1/C 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 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 3/C हो जाएगा। चूंकि 1/CS है तो इसलिए CH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/3 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि क्या होता है CP/CS, ये होता है मतलब समांतर क्रम में बटे श्रेणी क्रम में, यही पूछा आपसे। तो यहाँ पर दोनों का मान रखोगे तो 9:1 का अनुपात आएगा, यानी 9/1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आप इसे देख लेना कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन के साथ दिया हूँ, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्लास के होने के 1 से 2 अधिकतम 3-4 घंटे बाद अपलोड हो जाएंगी। डोंट वरी, आप परेशान मत होना, जाकर ज्वाइन कर लेना। जब भी अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। PDF मैं अपलोड करूंगा, PDF है तो अपलोड करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, मैं एक बार पेपर देख रहा था, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट एयरफोर्स या नेवी का पेपर देंगे। जैसे आपका X ग्रुप Y ग्रुप आता है एयरफोर्स में, और नेवी में आपका SSR और A आता है, ठीक है। इन दोनों का एग्जाम होता है। तो ये X ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि संधारित्रों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए K/0 होगा, या फिर हाफ K/0 होगा, या फिर 2K/0 होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, हाफ K/0। बहुत ही सही जवाब क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, आप सभी को ये क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर भी महत्वपूर्ण है। ये मत सोचना कि ये X ग्रुप या फिर नेवी SSR में पूछा गया तो मेरे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए तैयार कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से अधिक समीप लाने पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब बात समझना, पहले एक इलेक्ट्रॉन यह है और एक इलेक्ट्रॉन यह है, पहले इनके बीच की दूरी ये थी। अब बाद में हम क्या किए, मेरा मन किया इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लाकर पास में रखने का, इस तरह से पास में रख दिए। तो इस कंडीशन और इस कंडीशन में इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी, ये आपसे पूछा गया। देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब इस R का मान अगर घटेगा, जो कि घट रहा है यहाँ पे, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, चूंकि नीचे है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। 23 के बाद 24 देखिए, मैं नहीं बताऊंगा 24 का क्या सही जवाब है, कि प्रतिरोध का बीमा पूछा है। प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा प्रतिरोध की बीमा क्या होता है, ठीक है। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। मैं नहीं बताने वाला हूं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्वेश्चन क्या है 25 नंबर क्वेश्चन की 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। कभी कभी लंबाई दोगुनी की जाती है, कहीं पे लंबाई आधा गुनी की दी जाती है। आपसे लंबाई दोगुनी की जाए या फिर आधा गुनी की जाए, आपको इतना याद रखना चाहिए कि जो प्रतिरोध न्यू वाला होता है वो इसकी n² गुना के बराबर होता है। अगर लंबाई दोगुनी की जाती तो 2 गुना के बराबर होगा। अगर लंबाई आधी की जाती तो 1/2 के गुना के बराबर होगा। तो आधी की जाए या फिर दुगनी की जाए, आपको इसी कंसेप्ट पर चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 50 ओम प्रतिरोध की एक धात्विक तार है, उसको खींचकर लंबाई दोगुनी की जाती है। तो देखिए R' क्या हो जाएगा, क्योंकि दुगनी की जाती है इससे 2² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 50 ओम प्रतिरोध है तो 50 का गुणा कर दोगे यहाँ पर। अब ऐसा क्यों होता है, मैं जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इसका आयतन बराबर होने के बाद ये AL इज इक्वल टू AL1 L2 इज इक्वल टू L1 L2 A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होता है। तो इस प्रकार से मैं इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आता है, इसके चक्कर मत पड़ो, वीडियो लंबा हो जाएगा खामोखा, ठीक है। ये समझना क्या होगा, 2² हो जाएगा इंटू 50 हो जाएगा। 2² का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 50। तो 50 इंटू 4 का मान कितना आएगा, 200,
तो आपका 200 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा भी नहीं, आपको इसे पढ़ना है और इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने कि वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग डी में संबंध। देखिए वैद्युत धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपान ए। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी अपान, अब देखिए J इज इक्वल टू नीचे ए होता है तो ए से भाग दे दोगे तो J का मान आएगा, तो ये ए से कट जाएगा, एन ई वी डी हो जाएगा इज इक्वल टू J। तो इसका क्या होगा सही जवाब, J इज इक्वल टू एन ई वी डी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी मैं आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है, किरचॉफ का जो धारा नियम है किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ये क्वेश्चन जो कि मैं कराया आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा और क्वेश्चंस हैं जिसे मैं कराऊंगा, पहले आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, 1-2 दिन बाद में और क्वेश्चंस को भी करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपान यल। अब देखिए आर का जो मात्रक होता है ओम होता है और ए अपान यल का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ओम मीटर होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से। तो गाइस इस प्रकार से 29 क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ। 29 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुए हैं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इस क्लास का PDF आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे, जो देख रहे थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसी प्रकार से कड़ी मेहनत कीजिए, आपका 70 में से 70 नंबर निश्चित रूप से आएगा। हम आप लोगों के लिए फिजिक्स की सभी क्लासेस देने के लिए तैयार हैं, साथ में जल्दी हम आपको फिजिक्स के फाइनल शार्ट रिवीजन नोट्स भी देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।